नमस्कार। दूसरे क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 का ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी में जो चैप्टर है वो है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, संसाधन एवं विकास। हम अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के बारे में पढ़ चुके थे कि अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या क्या है। अभी राष्ट्रीय संसाधन के बारे में हम पढ़ा था। अब हम जानेंगे कि इंटरनेशनल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। व्हाट इज इंटरनेशनल रिसोर्स? ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थान हैं जो कुछ संसाधनों को विनियमित करते हैं। देयर आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन विच रेगुलेट सम रिसोर्स। द ओशियन रिसोर्स beyond 200 nautical miles of the coastline of the country belong to open ocean, and no individual country can utilize this without the consent of international institution। देखिए कितनी अच्छी बातें बताएगी। समुद्र पूरे वर्ल्ड के लिए है, तो इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं जो उसको रेगुलेट करती है। किसी देश का समुद्र नहीं है, उस देश के सीमा से सटा हुआ जो समुद्र है उस पर कितना हक होगा इसके बारे में बताया गया है ना। तो कहता कि देश के समुद्र तट के 200 समुद्री मूल, यानी कि समुद्र तट से 200 मील तक की दूरी से अधिक समुद्री संसाधन खुले महासागर के हैं। ये महासागर के हैं, किसी देश के नहीं है, और कोई भी देश अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की सहमति के बिना इनका उपयोग नहीं कर सकता। अगर किसी देश से सटा हुआ है समुद्र, तो समुद्र से 200 मील की दूरी तक अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन के मदद से ही उस पर हम उपयोग कर सकते हैं, और नहीं तो वो अंतर्राष्ट्रीय संपत्ति है। चलिए आगे जानते हैं। ऑन द बेसिक ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, विकास की स्थिति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार से है। पोटेंशियल रिसोर्स, संभावित संसाधन। रिसोर्स विच आर फाउंड इन ए रीजन, संसाधन जो एक क्षेत्र में पाए जाते हैं बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज, लेकिन उसका उपयोग नहीं किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, पार्टिकुलरली राजस्थान, है ना। उदाहरण के लिए भारत के पश्चिमी भाग, विशेष रूप से राजस्थान एंड गुजरात, और गुजरात हैव इनरोमस पोटेंशियल, ठीक है ना, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वाइंड एंड सोलर एनर्जी। पवन और सौर ऊर्जा के विकास की अपार संभावनाएं हैं, है ना, लेकिन अभी तक इनका समुचित विकास नहीं हो पाया है। बट सो फार दिस हैव नॉट बीन डेवलप्ड प्रॉपर्ली। यानी कि ऐसा बताया जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे संसाधन है जो संभावित है, जिसकी संभावना है ऐसे संसाधनों का कि बहुत सारी मात्रा में इससे हम उपयोग ले सकते हैं एनर्जी के रूप में, ठीक है ना। जैसे राजस्थान के क्षेत्र और गुजरात के क्षेत्र को, जहां पर वाइंड पावर, हवा की शक्ति का उपयोग किया जा सकता है, ठीक है ना, और इसके उपयोग के लिए अभी तक कोई संभावना नहीं हुई। इस तरह के संसाधन को पोटेंशियल रिसोर्स, संभावित संसाधन कहा जाता है, जहां से संभावना है। क्या आप जानते हैं इंडिया हैज गॉट द राइट टू माइन, मैनेज नूडल्स फ्रॉम द बेड ऑफ द इंडियन ओशियन, फ्रॉम दैट ओशियन, that area which lies beyond the exclusive economic zone, identify some other resources which are international in nature। भारत के पास अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र से दूर हिंद महासागर की तलहटी में मैग्नीज ग्रंथियों का खनन करने का अधिकार है। कुछ अन्य अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों की पहचान करें। कहता कि मैग्नीज एक ऐसी धातु है जो हिंद महासागर की तलहटी में है, और भारत को उस पर खनन करने का अधिकार दिया गया है, क्योंकि हिंद महासागर भारत के क्षेत्र में आते हैं। डेवलप्ड रिसोर्स, विकसित संसाधन। रिसोर्स विच आर surveyed and
their quality and quantity have been determined for utilization। वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जाता है और उपयोग के लिए उसकी गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जाती है, उसको विकसित संसाधन कहा जाता है। द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स डेवलप ऑन टेक्नोलॉजी एंड लेवल ऑफ देयर फैसिलिटी। संसाधनों का विकास प्रौद्योगिकी और उनके व्यवहार्यता के स्तर पर निर्भर करता है। स्टॉक, व्हाट इज स्टॉक? मटेरियल इन द एनवायरनमेंट, पर्यावरण में पाए जाने वाले सामग्री, विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाइड ह्यूमन नीड, जिसका जरूरत की क्षमता रखता है मानवों के लिए, ह्यूमन की जरूरतों के लिए। बट ह्यूमन बींग डू नॉट हैव द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, लेकिन मनुष्य के पास इस तक पहुंचने के लिए कोई विशेष संसाधन नहीं है, विशेष तकनीकी नहीं है टू एक्सेस दिस, ताकि उस तक पहुंच सके। आर इंक्लूड्स अमंग स्टॉक्स, उसे है ना स्टॉक के रूप में माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल वाटर इज ए कंपाउंड ऑफ वाट टू गैसेस, जैसे पानी दो तरह के गैसों से मिलकर के बना हुआ है, हाइड्रोजन है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। देखिए यहाँ कितनी बड़ी तर्क है। मैंने आज से 10 साल पहले पढ़ा था कि कुछ ऐसी इंजन बनाई जा रही है जो पानी से चलेगी। अब पानी से कैसे चलेगी भाई? पेट्रोल से चलने वाली है, डीजल से चलने वाली, पानी में क्या है? तो पानी में जो है वो दो तरह का तत्व मिला हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। H2O इसका फॉर्मूला होता है H2O। H2O यानी कि 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन का संयोग कर करके दो गैस है, और दोनों गैस जब संयोग करती है तो ये फॉर्म बना देती है लिक्विड, और ये जल बनता है। अभी तक मानव ने वहां तक खोज नहीं कर पाया, लेकिन करने की कोशिश कर रहा है कि कुछ ऐसे मशीन को डेवलप किया जाए जहां से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पानी से अलग किया जाए। अगर पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो जाते हैं तो क्या होगा? हाइड्रोजन ऊर्जा का विशाल स्रोत है। हाइड्रोजन में इतनी ज़्यादा एनर्जी है कि आप विश्वास नहीं कर सकते हैं कि उस एनर्जी से क्या क्या नहीं किया जा सकता है। अगर ऐसी गाड़ियां बन जाए जिसमें पानी डाले, हाइड्रोजन एनर्जी को पिस्टन को घुमाने का, पिस्टन को चलाने का काम कर दे, और क्या छोड़ेगा? ऑक्सीजन। तो देश में क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का कम होगा और पोल्यूशन बंद हो जाएगा। इस पर अभी रिसर्च चल रही है, इस पर अभी खोज चल रहा है, ठीक है। तो ये हमारे स्टॉक्स हैं। क्लियर है? आगे वही बात जो मैं पहले बता चुका हूं, उसी को लिखा हुआ है। हाइड्रोजन कैन बी यूज एज ए रिच सोर्स ऑफ एनर्जी। हाइड्रोजन का उपयोग एक समृद्ध स्रोत के रूप में किया जा सकता है। बट वी डू नॉट हैव एडवांस टेक्निकल नो हाउ, लेकिन हम लोग के पास कोई विशेष तकनीकी नहीं है कि कैसे हम करें इसको, टू यूज इट, इसका प्रयोग, फॉर दिस पर्पस, इस पर्पस के लिए, एंड इट कैन बी कंसिडर्ड एज स्टॉक, इसलिए इसे स्टॉक माना जाता है। यानी कि अभी स्टॉक में है, राइट, हम उसका यूज कर सकते हैं। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल मैं गांव गया, गांव में मेरे पास बहुत सारे खेत पड़े थे, तो दैट इज स्टॉक। स्टॉक में अभी शायद हम खेती नहीं कर रहे हैं, बट हमारे लिए तो स्टॉक है, हम कभी भी उसको यूज कर सकते हैं, राइट। तो उसी तरह से यहाँ पर देश के लिए संसाधन है जिसका उपयोग हम कर सकते हैं। रिजर्व, भंडार। रिजर्व आर द सबसेट ऑफ द स्टॉक। भंडार स्टॉक का एक उप समुच्चय है, विच कैन बी पुट इनटू यूज विद द हेल्प ऑफ एक्साइटिंग टेक्नोलॉजी नो हाउ, जिसका उपयोग हम वहां पर करेंगे जब हमें तकनीकी ज्ञान होगा कि कैसे इसको विकास करें। बट देयर यूज हैज नॉट बीन स्टार्टेड, लेकिन अभी तक उसका यूज शुरू नहीं हुआ। लेकिन ये ऊर्जा का भंडार है, ठीक है। स्टॉक को ही भंडार कर सकते हैं, बहुत तरह के स्टॉक को मिला करके उसको हम भंडार कर सकते हैं, ठीक है। समुच्चय मतलब क्या था? समूह। तो बहुत तरह के स्टॉक जो हैं उसके समूह को हम भंडार कहेंगे। आगे एक देखिए यहाँ पर शब्द आया हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, पन बिजली। यहाँ देखिए
आप मेरे कर्सर को देख रहे हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पनबिजली, है ना। डॉक्टर साहब ने बहुत ही बढ़िया सारा डिजाइन कर दिया है, ठीक है ना। दिस कैन बी यूज फॉर मीटिंग फ्यूचर रिक्वायरमेंट, इसका उपयोग भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जा सकता है। रिवर वाटर कैन बी यूज फॉर जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, जो रिवर है, पानी की नदियों का जो जल है उसका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पन बिजली के रूप में किया जाता है। बट प्रेजेंटली, लेकिन वास्तव में अभी फिलहाल इट इज बीइंग यूटिलाइज, है ना, इसका उपयोग किया जा रहा है ओनली टू ए लिमिट एक्सटेंट, और इसका किस सीमित रूप में किया जा रहा है, सीमित समय तक किया जा रहा है, सीमित रूप में सीमा तक किया जा रहा है। दस द वाटर इन द डैम इस फॉरेस्ट ईटीसी, जैसे, है ना, इस प्रकार बांधों को बना करके वनों आदि में जल का भंडारण कर किया जा रहा है, ठीक है ना। इज ए रिजर्व विच कैन बी यूज इन द फ्यूचर, और इसको रिजर्व किया जा रहा है जिसका भविष्य में उपयोग किया जाए। अभी भी किया जा रहा। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिसिटी पावर बहुत जगह पर है, टिहरी बांध, भाखड़ा नंगल बांध, ठीक है ना, ये सब बांध बड़े बड़े हैं जो बिजली के ग्रिड को, बहुत बड़े बड़े बिजली के ग्रिड को संभालती है, बहुत ज़्यादा बिजली का उत्पादन करती है। आपने आसपास के क्षेत्र में पाए जाने वाले भंडार और संचित कोष संसाधनों की सूची तैयार करें, आप लोग करेंगे। अब हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स, संसाधनों का विकास कैसे किया जा सकता है। जब संसाधन हमारे पास मिल गया तो उसका डेवलप भी तो होना चाहिए, विकास भी होना चाहिए। किस प्रकार से हम विकास करेंगे संसाधनों का। Resources are vital for human survival as well as for maintaining the quality of life. It was believed that resources are free gift of nature. As a result, human beings use them indiscriminately, and this has lead to the follow major problems. Resource as vital for human survival. मानव संसाधन मानव अस्तित्व के लिए भी महत्वपूर्ण है। फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ, जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए। इट वॉज बिलीव, ऐसा विश्वास किया जाता है, दैट की रिसोर्स आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, जो संसाधन है वो प्रकृति के द्वारा दिया गया मुफ्त में हम सभी के लिए उपहार है। एज ए रिजल्ट, परिणाम के रूप में, ह्यूमन बींग्स यूज देम इनडिस्क्रिमिनेटली, इसका प्रयोग अंधाधुंध रूप से मानव प्रजाति कर रहे हैं। एंड दिस हैज लीड टू द फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम, और इससे बहुत तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही है, ठीक है। जैसे हम उदाहरण के लिए ले सकते हैं, ठीक है ना, बहुत सारी ई का कटाव किया जा रहा है, पेड़ों का कटाव किया जा रहा है, ठीक है ना। इस तरह से पेड़ों के कटाव होने से क्या हो रहा है, ठीक है ना, क्या हो रहा है, अंधाधुंध कटाव से पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है, ठीक है। बहुत सारे संसाधनों का दुरुपयोग किया जा रहा है। आगे है डिप्लेशन ऑफ रिसोर्स, संतुष्ट करने के लिए संसाधनों की कमी। फॉर सेटिस्फाइडिंग द ग्रीडी ऑफ ए फ्यू इंडिविजुअल, कुछ लालची लोगों के मदद से accumulation of resource in few hands, which in turn divided the society into two segments. कुछ हाथों में संसाधन का संचय हो गया जिसके बदले में समाज को दो भागों में बांट दिया गया, ठीक है ना, हैव्स एंड हैव नॉट्स और रिच और पुअर।
जिसके पास है और जिसके पास नहीं है वो गरीब है और अमीर है। यानी कि जिसके पास संसाधन ज़्यादा है उसको रिच माना गया, जिनके पास संसाधन कम है उनको गरीब माना गया। गांव में ले लीजिए, हम पहले पढ़ चुके थे, है ना, लैंडलॉर्ड और जमीन के मालिक और भूमिहीन लैंडलेस। तो लैंडलेस जो है वो क्या है, भूमिहीन है, तो वो क्या है, गरीब है। और लैंडलॉर्ड जमीन के स्वामित्व के मालिक हैं, उसके पास जमीन बहुत ज़्यादा है, संसाधन बहुत ज़्यादा है, वो अमीर है। बहुत सारे के पास में अपना तालाब है, वो अमीर है। जिनके पास नहीं है गरीब है। ठीक है। तो ये संसाधन जो है आदमी को दो कैटेगरी में बांटा, गरीब और अमीर। जिसके पास ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन है वो अमीर है, और जिनके पास कम से कम संसाधन है वो गरीब है। डिस्क्रिमिनेट एक्सप्लोनेशन ऑफ रिसोर्स, संसाधनों के अंधाधुंध दोहन हैज लीड टू ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस सच एज ग्लोबल वार्मिंग। संसाधनों के अंधाधुंध दोहन ने विश्व पारिस्थितिक संकट जैसे ग्लोबल वार्मिंग को पैदा किया। ओजोन लेयर डिप्लेशन, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन। यहाँ पर क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग क्या, ओजोन की परत की कमी हो रही है, पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है और भूमि क्षरण को जन्म दिया। हम यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसा प्रक्रिया है जिसके तहत ऐसा माना जा रहा है कि पृथ्वी का ताप इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि सारे जीव जंतु नष्ट हो जाएंगे। इसका क्या कारण है, व्हाट इज द रीजन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग? हम बताना चाहेंगे कि पृथ्वी के ऊपरी सतह में हवा का एक लेयर है, और इस लेयर में ओजोन नाम की गैस है। ओजोन O3 इसका फॉर्मूला है, O2 ऑक्सीजन होता है और O की 3 मात्रा होती है, ओजोन होता है। ओजोन परत जो होता है वो एक तरह से कंबल की तरह काम करता है, जो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज, पराबैंगनी किरणों को रोकती है, और उन पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी तक आने से रोकती है, जिससे हमें त्वचा कैंसर से बचाव होती है और गर्मी कम पड़ती है। अब ग्लोबल वार्मिंग से होगा क्या, है ना, लगता है गर्मी होगी तो क्या होगा? गर्मी होगी, बहुत तरह का कारण हो जाएगा। गर्मी होगी, ग्लेशियर पिघलने लगेंगे। हिमालय पर जो जमे हुए बर्फ होते हैं उसको ग्लेशियर बोलते हैं। ग्लेशियर पिघल करके कहाँ चला जाएगा? समुद्र में। समुद्र की तलहटी बढ़ जाएगी और पूरा का पूरा समुद्र की अगर तलहटी में पानी का लेयर बढ़ा तो पूरा का पूरा पृथ्वी पानी में समा जा सकता है। ये है ग्लोबल वार्मिंग। लोग समझ नहीं रहे, है ना। ऐसा देखा जा रहा है कि अंधाधुंध दोहन से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ते जा रही है और ओजोन की परत में छेद हो रही है जगह जगह पर। पर्यावरण तो प्रदूषित हो ही रहा है, ठीक है, और भूमि क्षरण को जन्म दिया, यानी कि भूमि का कटाव ज्यादा हो रहा है। क्यों? पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, जंगल समाप्त कर दिए जा रहे हैं, जड़ को पकड़ने वाली पेड़ पौधे नहीं है, तो क्या होगा? जमीन तो कटेगी, धसेगी, राइट। तो ये सभी परिस्थितियां हो रही है, जो वैश्विक परिस्थिति है, जो विश्व के लिए परिस्थिति है, सिर्फ हमारा देश के लिए नहीं है। और इस वैश्विक परिस्थिति में हम सबको साथ मिलकर के लड़ना चाहिए, राइट। An equitable